हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन के अंदर। तो आज मैं बीए फाइनल ईयर का जो पहला पेपर होगा भूगोल का, एशिया का भूगोल, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज़ हैं या फिर जो अति लघुतरात्मक प्रश्न में 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, 5 एमसीक्यू जो आपको पूछे जाते हैं, उससे संबंधित मैं आपसे सारे एमसीक्यूज लेके हैं। सारे इंपॉर्टेंट है, तो ये क्लास को आप पूरा पूरा देखना। आप क्या करते हो, वीडियो पूरा नहीं देखते हो, स्किप कर देते हो। और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना ग्रुपों में। पहला क्वेश्चन है, एशिया में हाथियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है लाओस को, ऑप्शन बी है चीन को, ऑप्शन सी है भारत को, ऑप्शन डी है पाकिस्तान को। तो किसको कहा जाता है एशिया में हाथियों का देश? किसे कहा जाता है? लाओस को कहा जाता है। ठीक है। थाईलैंड देश भी हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे सफ़ेद जो हाथी है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ख़ास की खास बात मैं आपको बता देता हूँ, जो थाईलैंड देश है उसका राष्ट्रीय प्रतीक भी क्या है? हाथी है। अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जो पठार होते हैं हम सब जानते हैं, जिन्हें इंग्लिश में पेनिसुला भी बोला जाता है, वो सबसे ज़्यादा बड़े कब सबसे ऊंचा पठार कहाँ का है? ऑप्शन ए है दक्षिण का पठार, ऑप्शन बी है अरब का पठार, ऑप्शन सी है तुर्की का पठार, ऑप्शन डी है तिब्बत का पठार। तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है तिब्बत का पठार। अब देखो, तिब्बत के पठार की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि उसे दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। जो समुद्र तल है उससे मतलब 4 किलोमीटर ऊंचाई पर है। तो देख सकते हो अब कितनी ज़्यादा ऊंचाई पर है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। वह देश जो कैस्पियन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कौन सा देश है जो कैस्पियन से नहीं जुड़ा हुआ है? वो है देख सकते हो, मैं आपको देखो पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे अजरबैजान भी कैस्पियन सागर से जुड़ा हुआ है, ईरान भी जुड़ा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान भी जुड़ा हुआ है, और ये कौन सा एरिया है इसका? जबकि उज्बेकिस्तान है, इसका एरिया आप देख सकते हो, इसकी जो बाउंड्री है वो यहाँ तक ही है, तो ये नहीं जुड़ा हुआ है यहाँ से। तो इस कारण इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है पिछले सालों में। अस्ताना किस देश की राजधानी है? तो अस्ताना किस देश की राजधानी है? वो है कजाकिस्तान की। तो अब मैं आपको कुछ और राजधानियां बता देता हूँ। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो बिस्केक के नाम से है। क्या नाम है उसका? बिस्केक नाम है। तजाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? दुसानबे। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? अश्गाबाद। तो ये सब कुछ राजधानियां महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बता दी है। स्थल रुद्ध देश कौन सा है? मतलब स्थल रुद्ध देश वो देश होता है जिसके चारों तरफ, एक ऐसा देश, ये मान लीजिए ये वाला देश है जिसको चारों तरफ मतलब और देशों की भूस्थली लगती है, मतलब जहाँ पे समुद्र तल बिल्कुल भी नहीं लगता है, उस देश को क्या कहा जाता है? स्थल रुद्ध देश कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? इसमें लाओस, देख सकते हो मैंने यहाँ पे चित्र बनाया। लाओस के पास में क्या? वियतनाम है, कंबोडिया की राजधानी लगती है, थाईलैंड की लगती है, म्यांमार की लगती है। तो ये सारे इसके क्या आसपास हैं। तो लाओस की कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगती है। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। घावर किस देश में स्थित है? तो घावर किस देश में स्थित है? घावर एक स्थान का नाम है जहाँ पे क्या? क्रूड ऑयल निकाला जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एशिया और यूरोप मतलब दोनों, ऐसा कौन सा देश है इन दोनों में से जो एशिया में भी, महाद्वीप में भी है और यूरोप महाद्वीप में भी है? तो इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर को क्या होगा? रूस और तुर्की। रूस और तुर्की है ना, उनकी जो स्थल शिला है, स्थल की जो सीमा है वो एशिया में भी है, स्थित है, और कहाँ पे है? यूरोप में भी स्थित है। इसका मानचित्र मैंने लगा दिया, ये देख लीजिए आप। ये रशिया का है और ये तुर्की का है। तो ये जो जगह है, ये दोनों, इनकी जो सीमा है वो दोनों में लगती है। एशिया में भी इनकी स्थल की सीमा लगती है और यूरोप में भी, महाद्वीप में भी आती है, तो दोनों में आती है। ऑप्शन नंबर 8 है, नमक श्रेणी कहाँ स्थित है? नमक श्रेणी मतलब क्या? नमक श्रेणी, साल्ट श्रेणी जिसे भी बोला जाता है, साल्ट रेंज के नाम से भी बोला जाता है इंग्लिश में, वो कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है पाकिस्तान के अंदर। जो देखो, जो और भारत में कहाँ? गुजरात का जो रण का कच्छ है वहाँ से लेकर, और जो पाकिस्तान में जो पंजाबी इलाका है, पंजाबी जो प्रांत है, वहाँ पे सारा का सारा क्या है? नमक श्रेणी पाई जाती है। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोसा मेग्रा क्या है? फोसा मेग्रा क्या है? एक प्रकार की ज्वालामुखी है, रिफ्ट वैली है, ऑप्शन सी झील है, ऑप्शन डी है बंदरगाह है। तो जो फोसा मेग्रा है ये एक प्रकार की क्या है? रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे कि जो जो
दो भूप्लेटें होती हैं जो आपस में, जो वो आपस में टकरा देती हैं, तो इनके कारण जो बीच में एक खड्डा सा बन जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। तो ये रिफ्ट जो फोगा मेग्रा, ये जो रिफ्ट वैली है ये जापान के अंदर प्रेजेंट है, जापान के अंदर उपस्थित है, जहाँ पे आप देख सकते हो इटिगोवा से कहाँ, शिजुओका के बीच में है, और जिसके बीच में आप ये देख सकते हो ये रिफ्ट वैली है बीच में। तो ये जापान के अंदर है, आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस एशियाई देश को सुनहरे रेशों का देश के नाम से जाना जाता है? तो किस देश को सुनहरे रेशों के देश के नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है बांग्लादेश को। देखो, सुनहरे रेशों का देश का मतलब क्या हो गया, हम सब जानते हैं भारत के अंदर हुगली के किनारे कोलकाता में, और जो बांग्लादेश में, वहाँ पर जो हुगली नदी के किनारे जूट का उत्पादन होता है, तो जूट के जो रेशे होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, भूरे कलर के होते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे सर्वाधिक जूट के उत्पादन के कारण उसे क्या कहा जाता है, सुनहरे रेशों का देश कहा जाता है। और कौन से देश को कहा जाता है? बांग्लादेश को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कौन सा देश करता है? बांग्लादेश करता है। और 2 नंबर पर फिर कौन आता है? भारत आता है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोरा बुदोरो और महायान बुद्ध मंदिर निम्नलिखित किस देश में स्थित हैं? तो इनमें से किस देश के अंदर ये महायान बुद्ध मंदिर और बोरोबुदुरो के जो बुद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है, उपस्थित है? वो है इंडोनेशिया के अंदर। कौन से देश के अंदर है? इंडोनेशिया के देश के अंदर। ये है ना, इनको मतलब यूनेस्को की तरफ से पुरातत्व स्थलों का दर्जा भी मिला हुआ है। देख लीजिए आप, ये इस प्रकार के कुछ स्थल हैं, मंदिर हैं, वहाँ पे उपस्थित है। जो बौद्ध धर्म है वो इंडोनेशिया, थाईलैंड हो गया, और चाइना हो गया, जापान, इन देशों में सबसे ज़्यादा बुद्ध धर्म है वो आगे जाके सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पे दिखाया? इन देशों में चला गया। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश स्थलरुद्ध नहीं है? मतलब कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है इनमें से? तो कौन सा नहीं है? मलेशिया नहीं है। अब मलेशिया स्थलरुद्ध क्यों नहीं है, मैं दिखा देता हूँ आपको। मतलब स्थलरुद्ध का अर्थ है ऐसा देश जिसकी स्थल सीमा को आसपास चारों तरफ क्या हो? पानी हो, उसे स्थलरुद्ध कहा जाता है। बाकी मंगोलिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वो वाले देश हैं जो स्थलरुद्ध देश हैं, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो ये देख सकते हो मलेशिया ये रहा। अब देखो इसके चारों तरफ क्या किसी भी प्रकार का कोई देश की सीमा नहीं लगती, सिर्फ चारों तरफ क्या सागर या पानी है। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जकार्ता के अंदर, ऑप्शन बी है रंगून के अंदर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली के अंदर, ऑप्शन डी है थिम्पू के अंदर। तो हम सब जानते हैं जो आसियान देश हैं, जो साउथ ईस्ट जो एशियन देशों का जो संघ है आसियान देश, उसकी जो मुख्यालय कहाँ पे है? वो जकार्ता के अंदर है। जकार्ता की राजधानी किसकी है? इंडोनेशिया की राजधानी वहाँ पर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश सबसे छोटा है? तो निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सबसे छोटा है? ऑप्शन ए सिंगापुर छोटा है इनमें से, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है भूटान। तो मालदीव देश है ना, वो बहुत छोटा देश है, क्योंकि मालदीव एक प्रकार का जो द्वीपों का समूह बनकर एक देश बना है। तो मालदीव इन सभी देशों में क्या है? सबसे छोटा देश है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इस क्वेश्चन को याद रख लेना। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तिब्बत की निर्वासित सरकार किस कस्बे में है? ऑप्शन ए है थिम्पू में, ऑप्शन बी है काठमांडू में, ऑप्शन सी है धर्मशाला में, ऑप्शन डी है लासा में। तो देखो तिब्बत की निर्वासित सरकार के बारे में आपको बता देता हूँ। ये एक प्रकार का गैर लाभकारी राजनीतिक संगठन है। मतलब जो तिब्बत के लोगों के द्वारा एक संगठन, तिब्बत और भारत के लोगों के द्वारा एक संगठन बनाएगा। हैंडलूम होता है ना, हैंडलूम मतलब हस्तकरघा का जो कुटीर उद्योग होता है, जिसके अंदर जो तिब्बत के अंदर जो कपड़ा या ऊन बनता है, उसका एक एनजीओ समझ सकते हो, या एक गैर लाभकारी राजनीतिक संगठन बनाया गया है। वो उसकी जो मुख्यालय कहाँ पर है? वो है धर्मशाला के अंदर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और धर्मशाला वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सूरत और गोवा के बीच के तट को क्या कहा जाता है? तो सूरत और गोवा के बीच के तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट के नाम से। सबसे जो गुजराती तट और जो गोवा के बीच में जो तट है उसे किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्थलरुद्ध देश कौन सा इनमें से? तो ऑप्शन ए है यमन देश स्थलरुद्ध है, ऑप्शन बी है सऊदी अरब स्थलरुद्ध देश है, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान स्थलरुद्ध देश है, ऑप्शन डी इराक स्थलरुद्ध देश है। तो इनमें से जो कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो चारों तरफ इधर से पाकिस्तान लगता है, इराक की सीमा लगती है, कुछ थोड़ी बहुत भारत की सीमा लगती है, और
थोड़ी बहुत रशिया की भी लगती है। तो इन सब देशों की जो सीमाएं हैं वो अफगानिस्तान के आसपास लगती है, इसके जो कोई भी सागर की सीमा नहीं लगती है। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वह देश जो कैस्पियन से जुड़ा नहीं है, तो कैस्पियन सागर से इनमें से कौन सा देश जुड़ा हुआ नहीं है? तो मैंने पहले बता दिया था, उज्बेकिस्तान देश। अब बढ़ते हैं अपन 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा प्रायद्वीप नहीं है? तो इनमें से अरब सागर, लेसर चटका, ऑप्शन मलाया और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो श्रीलंका कोई एक प्रकार का प्रायद्वीप नहीं है। अब बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उलान बटेर किस देश की राजधानी है? तो उलान बटेर किस देश की राजधानी है? वो है मंगोलिया की उलान बटेर। अब बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उत्तर दक्षिण दिशा में उपेक्षाकृत अधिक विस्तार वाला कौन सा देश है? तो इनमें से उत्तर दक्षिण में सर्वाधिक विस्तार वाला कौन सा देश है? नेपाल देश है। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रियाद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए है, ये गलत लिखा गया है, ऑप्शन बी है जॉर्डन, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है कतर। तो हम सब जानते हैं जो रियाद है वो किसकी राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी है। अब बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोहा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए है कुवैत की, ऑप्शन बी है ओमान की, ऑप्शन सी है कतर की और ऑप्शन डी है जॉर्डन की। तो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी दोहा है? तो कतर देश की राजधानी का क्या नाम है? दोहा। अब बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। झूलते हुए बगीचे कहाँ स्थित हैं? तो कौन से देश के अंदर झूलता हुआ बगीचा स्थित है? तो ऑप्शन ए ईरान के अंदर, ऑप्शन बी है थाईलैंड के अंदर, ऑप्शन सी है श्रीलंका के अंदर, ऑप्शन डी इराक के अंदर। देखो ये जो हैंगिंग गार्डन जिसे बोलते हैं, फिर झूलता हुआ बगीचा है, ये इराक के अंदर बेबीलोन नामक जगह है, वहाँ पर स्थित है और ये 7 भुजों में से एक माना जाता है इसको। तो सही आंसर क्या होगा? ईरान देश के अंदर उस उपस्थित है। अब बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो ताशकंद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ऑप्शन सी है पाकिस्तान की राजधानी है, ऑप्शन डी है किर्गिस्तान की राजधानी है। तो इनमें से किसकी राजधानी है ताशकंद? तजाकिस्तान की। अब बढ़ते हैं अपन 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टाइग्रिस यूराट का मैदान किस देश में स्थित है? तो टाइग्रिस यूराट का मैदान किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए बांग्लादेश में, ऑप्शन बी है इराक में, ऑप्शन सी है ईरान में, ऑप्शन डी है चीन के अंदर। तो जो टाइग्रिस यूराट नामक जो मैदान है वो कहाँ पर उपस्थित है? वो इराक के अंदर उपस्थित है। अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कीव क्या है? तो कीव एक नदी है, कीव एक पर्वत का नाम है, ऑप्शन सी मतलब कीव एक झील का नाम है, या कीव एक शहर का नाम है। तो हम सब जानते हैं इस समय जो यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है उस देश की राजधानी क्या है? कीव है। तो कीव एक शहर का नाम है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर होगा डी होगा। और आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यूक्रेन की राजधानी का क्या नाम है? तो क्या नाम है? कीव नाम है। अब बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मस्जिद सुलेमान का संबंध है। तो मस्जिद सुलेमान क्या है? एक प्रकार की, ऑप्शन ए है लो आयस की खान है, ऑप्शन बी है कोयला से इसका संबंध है, ऑप्शन सी टर्मिनल है, ऑप्शन डी है जल विद्युत का कोई षड्यंत्र है। तो ये क्या है? एक टर्मिनल है। अब बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी चीन के पियाटिस लोयस के मोटे आवरण से ढका हुआ है जो यहाँ आने वाली तेज सर्दियों की हवाओं द्वारा बचा देता है। तो ये किस चीज़ से बचाता है चाइना को? यह बचा देता है गोबी के जो रेगिस्तान है उससे आने वाली हवाओं को। तो जो गोबी मरुस्थल है उससे आने वाली हवाओं को यहाँ पर जो पेटिस लोयस नाम का जो भूखंड बन गया है। देखो क्या होता है कि गोबी मरुस्थल है, वहाँ से जो गर्म हवाएं आती हैं या फिर धूल उड़ती है तो उसका जो पीली नदी है उसके किनारे एक प्रकार का क्या बन गया है, वहाँ पे वो टकराता है उस ऊंचाई की ज़मीन से। तो वहाँ पे जो गाद है या फिर जो मिट्टी है वो इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पे एक प्रकार का बहुत ऊंचा सा पठार सा बन गया है। तो इस कारण वहाँ से वो क्या होती है, गर्म हवाएं रुक जाती हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, गोबी मरुस्थल आएगा इसका आंसर। गलत आंसर लिखी टाइप हो गए यहाँ पे। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों में से किसकी तटरेखा सबसे छोटी है? ऑप्शन ए है लाओस देश की, ऑप्शन बी है ओमान की, ऑप्शन सी है पाकिस्तान की, ऑप्शन डी है जॉर्डन की।
तो इनमें से जो सबसे छोटी राजधानी है तटरेखा कौन से देश के, जॉर्डन की। और कितनी छोटी है, वो लगभग 26 किलोमीटर लंबी ही तटरेखा है इसकी, मतलब जॉर्डन देश है उसकी 26 किलोमीटर लंबी ही तटरेखा लगती है। अब बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। होन नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है हेंगो नदी की, ऑप्शन बी है एमूर नदी की, ऑप्शन सी है यांगत्जे नदी की, ऑप्शन डी है मेकांग नदी की। तो इनमें से कौन सी किसकी सहायक नदी है? यांगत्जे नदी की। अब बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे डायमंड द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा देश है जिसे डायमंड आइसलैंड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी है सुमात्रा, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बोर्निया। तो इनमें से जो श्रीलंका देश है उसे डायमंड द्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो बहुत जो नगीनों का या उनका क्या एक खास प्रकार के जो कीमती पत्थर होते हैं उनका खनन होता है, और वो पुराने समय में उस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए उसको किस नाम से जाना जाता है? डायमंड द्वीप के नाम से जाना जाता है एशिया के अंदर। एन नेफेड का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ईरान के अंदर, ऑप्शन बी है कंबोडिया के अंदर, ऑप्शन सी है सऊदी अरब के अंदर, ऑप्शन डी है पाकिस्तान के अंदर। तो कहाँ स्थित है? सऊदी अरब के अंदर स्थित है। अब बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लोकतेप सागर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? एशिया के उत्तर में, ऑप्शन बी एशिया के पूर्व में, ऑप्शन सी है एशिया के दक्षिण में, ऑप्शन डी है एशिया के दक्षिण पूर्व में। तो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है एशिया के उत्तर में। अब बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एशिया का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? तो सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन सी है मलाया, ऑप्शन डी है अरब का पठार, ऑप्शन डी है चीन। तो सबसे पुराना जो भूभाग एशिया का वो क्या है? अरब का पठार, वो सबसे पुराना भूभाग है। अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एशिया का सबसे महत्वपूर्ण नवविलित पर्वत कौन सा है? तो फोल्डेड माउंटेन का जो रेंज है वो सबसे नई किसकी है? ऑप्शन ए अरावली की, ऑप्शन बी है हिमालय की, ऑप्शन सी है अराकान की, ऑप्शन डी है नाथोन पेनिसुला की। तो इनमें से किसकी है? जो नवविलित पर्वत की जो श्रेणी होती है इसमें सबसे नया कौन सा है? वह हिमालय है। अब बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लोहेस क्या है? तो लोहेस एक प्रकार की मिट्टी है, ऑप्शन बी है वनस्पति है, ऑप्शन सी एक प्रकार की घास है, ऑप्शन डी एक प्रकार की हवा है। तो लोहेस एक प्रकार की क्या है? मिट्टी है, मिट्टी का नाम है लोहेस, LOESS लोहेस। अब बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टोबा झील कौन से देश में स्थित है? ऑप्शन ए सुमात्रा के अंदर, ऑप्शन बी है जॉर्डन के अंदर, ऑप्शन सी है बोर्निया के अंदर, ऑप्शन डी है जावा देश के अंदर। तो इनमें से कौन से देश के अंदर टोबा झील स्थित है? तो सुमात्रा देश के अंदर टोबा नामक झील उपस्थित है। अब बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वह क्षेत्र जिसमें कोराट पठार स्थित है, तो निम्नलिखित कौन से क्षेत्र के अंदर जो कोराट पठार है वो स्थित है? ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी एशिया के अंदर, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिमी एशिया के अंदर, ऑप्शन डी है मध्य एशिया के अंदर। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश के अंदर जो कोराट पठार है वो उपस्थित है? वो है दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर है। अब बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गोपेन की खदानें किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गोपेन की खदानें किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है टिन के लिए, ऑप्शन बी है सोना के लिए, ऑप्शन सी है चांदी के लिए, ऑप्शन डी है तांबा के लिए। तो गोपेन के जो खदानें वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो टिन के लिए प्रसिद्ध हैं। अब बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हेममद है, तो हेममद एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी है पठार, ऑप्शन सी है शहर, ऑप्शन डी है नदी। तो इनमें से जो हेममद है वो क्या है? एक प्रकार की नदी है। ये 45 नंबर हो चुका है क्वेश्चन। 46 नंबर। मेरीडोना और मरियाना ट्रेच क्या है? ऑप्शन ए झीलें है, ऑप्शन बी है महासागरीय गर्त है, ऑप्शन सी है समुद्र है, ऑप्शन डी है नदी है। तो मेरियाना ट्रिच है वो क्या है? महासागरीय गर्त है, और ये फ्रांस महासागर के अंदर एक प्रशांत महासागरीय गर्त है, और सबसे गहरी गर्त है विश्व की वो कौन सी है? मेरियाना ट्रेच ही है। अब बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मनेर की खाड़ी अलग हो जाती है, तो कहाँ पे अलग होती है? मन्नार की खाड़ी है वो कौन से देश को अलग करती है?
ऑप्शन ए है मन्नार की खाड़ी, ओमान ईरान को करती है, ऑप्शन बी है बोर्निया को करती है, ऑप्शन सी है मलेशिया सुमात्रा को करती है, ऑप्शन डी है भारत और श्रीलंका को करती है। तो कौन से देश को मन्नार की खाड़ी अलग करती है? वो भारत और श्रीलंका को करती है। अब बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एशिया में पेट्रोल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो एशिया में अलग अलग जो देश हैं, जो अरबी देश हैं, वहाँ पे सबसे पेट्रोल या खनिज तेल निकलता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उत्पादन वो कौन सा देश करता है? वो करता है सऊदी अरब करता है। अब बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वह देश जहाँ पे कुर्क स्थित है, तो कौन से देश के अंदर स्थित है? उस देश का क्या नाम है? ऑप्शन ए ईरान नाम है, ऑप्शन बी है इराक नाम है, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी है जॉर्डन। तो इनमें से जो कुर्क नाम की जो जगह है वो कहाँ पे? ईरान के अंदर स्थित है। आप बढ़ेंगे 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रब अली खली है, तो ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का जो रेगिस्तान है और ये सऊदी अरब के अंदर है। चलो इतने क्वेश्चन थे, धन्यवाद।